GTV में एक बात GTV में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और ख़तरे की निशानदही तो खासी अरसे से की जा रही थी, लेकिन ये इत्तला या अफवाह ख़बर बन जाएगी और हकीकत बन जाएगी। जी हाँ, डॉलर जो है वो 200 यानी डबल सेंचुरी पर आ गया है। जिस तेज़ी से डॉलर उड़ान की तरफ जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि कहीं खुदा ना करे ये 250 रुपये पे ना आ जाए। इसी तरह पेट्रोल की कीमतों के हवाले से भी कहा जा रहा है। क्या इसकी भी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे डाली जाएगी? आमतौर पर तो ये कहा जा रहा था कि जनाब हम आते ही ख़ास तौर पर पेट्रोल डॉलर के हवाले से जो फ़ैसले करेंगे उससे डॉलर भी रुक जाएगा, कम से कम जो 180-182 रुपये में था, और पेट्रोल की कीमतें भी रहेंगी। लेकिन डॉलर की कीमत तो जैसे मैंने कहा कि आज तारीख़ी तौर पर जैसे डबल सेंचुरी कहा जा रहा है, जी हाँ डबल सेंचुरी पर आ गई है। और दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमत के बारे में भी जल्द ही ऐसी ख़बर आने वाली है। फ़ॉरेन करेंसी के हवाले से बहुत बड़ा नाम है हमारे मलिक बोस्तान साहब का, और तमाम सर्द व गर्म देख चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया मलिक साहब। माशाल्लाह आप बरसों क्या सदियों भी अगर कह दूँ तो कम है इस कारोबार से वाबस्ता हैं, और कहा यह जा रहा है कि तमाम तारीख़ी रिकॉर्ड टूट गए। तो क्या वो जो हमारे इकनॉमिक मैनेजर कह रहे हैं हुकूमत के कि जो इमरान खान बारूदी सुरंग बिछा गए थे उसके असरात हैं, जिसके सब डॉलर यहाँ पहुँच गया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई है, तो क्या सिर्फ इमरान खान ही को इसका जिम्मेदार या इसको ठहराया जाएगा, साबिक़ा हुकूमत को? मलिक साहब नहीं इमरान, ये तो बस हमारी वो मैं इसको हमें किसी पे एलिगेशन नहीं देना चाहिए। जो चीज़ें गलत हैं उनको सही करना चाहिए। तो बस जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह है। हर चीज़ हमारी दो पे लगी, हमारे कर्जे यानी कि 1800 अरब के बढ़ गए हैं और हमारे जो है इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो बहरहाल इसकी हमारी मीटिंग हुई थी शहबाज शरीफ साहब से 2 दिन पहले जूम पे, और उन्होंने इसके बारे में पूछा था कि हमने बोला जी इंटर बैंक में डॉलर का रेट बढ़ने की वजह वही है, सियासत में इस्तेकाम है। क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब हलफ उठाने से पहले डॉलर का रेट 189 था, हलफ उठाने के बाद 181 हो गया, 8 रुपये गिर गया। लेकिन उसके बाद जब धरनों का ऐलान हुआ और 20 मई को अब ज़हर अल्लाह खैर करे बड़े यानी पैनिक आया हुआ मार्केट में कि इमरान खान साहब ने खुद भी फरमाया कि मेरी जान का ख़तरा है। तो ये इस बयान ने बड़ा हलचल मचा दी है, और इससे जो है तो अल्लाह ना करे उनकी अल्लाह हिफाजत करे, और खुदा न खासा पाकिस्तान दुश्मनों ने उनके ऊपर टारगेट कर लिया तो अवामी तसादम हो जाएगा, सिविल वार का खतरा है। तो ये लोग एक तो ये पैनिक है बहुत बड़ा, और फिर उनका अगर पुरअमन हो जाता है, हुकूमत ने उनको प्रोटोकॉल भी दे दिया VIP, ये अच्छा किया है, उनकी जान ताकि महफूज रहे। और इसके अलावा IMF पे मुज़ाकरात शुरू हो गए और उन्होंने आज 18 मई और कब ख़त्म होते हैं और क्या ऐलान होता है। अगर तो ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो 8 अरब डॉलर का जो पैकेज है वो आपका मंजूर हो जाता है, और रुपया मजबूत होगा, डॉलर का रेट गिरेगा। 8 अरब सऊदीया वाला पैकेज आपका, और चाइना का 8 अरब का, ये डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट है जो पाकिस्तान के अगले 2 साल में सिस्टम में आने। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से अल्लाह ताला बेहतर करेगा। ये तो मलिक साहब आपका ये कहना था कि जब शहबाज शरीफ साहब आ गए थे तो 8 रुपये कम हो गया था, तो इसका मतलब फिर वही मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने आने के बाद अपोजिशन में भी बारूदी सुरंग बिछाई और उन्होंने धरने का ऐलान किया, अपनी जान के ख़तरे का ऐलान किया। तो ये आप करें कि एक बड़ा सबब बना जिसलिए आप कह रहे हैं उनको सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन बात तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो आपकी एक्सपोर्ट जो है 45 अरब डॉलर थी उसमें वैसे ही है, बल्कि बड़ा आपकी जो इम्पोर्ट है जो एक्सपोर्ट है वो तो आप 30 अरब रही, इम्पोर्ट जो है आप 75 अरब डॉलर पहुँच गई। तो ये 40-45 अरब डॉलर का ये जो आप तो खसारा है, ये सब सबब नहीं। और इसी के अलावा हमें जो अदायगी में मसाइल आ रहे हैं, यानी ये तो माशी मसला है, ये इस पर भी हम कैसे खान साहब को डाल दें? मलिक साहब देखो, ये हमारी मीटिंग में ये चीज़ मैंने ये तजवीज़ दी थी कि हमारी सालाना माना जो हमारी इंपोर्ट है वो 6 अरब डॉलर है, और सालाना 72 अरब डॉलर बन जाती है जो आप बता रहे हैं। और हमारी एक्सपोर्ट है वो माना 3 अरब डॉलर है, और 3 अरब डॉलर की हमारे साथ रेमिटेंस की वर्कर में, तो ये भी 72 ही बनती है। तो दोनों नहरों हो गए हैं, कोई इतना बड़ा गैप नहीं है कि हमें बड़ा तजारती खसारे का सामना पड़े। लेकिन एक चीज़ है
कि हमें $12 अरब अगले साल पे करने हैं। तो मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आप लग्जरी आइटम पे $1 अरब माना का अगर बिल कट कर रहे हैं तो $12 अरब हम बचा सकते हैं। अगर IMF हमें अल्लाह अल्लाह ना करे रेड सिग्नल दिखाते हैं हमें लोन नहीं मिलते तो हम अपने वसाइल से अपने लोन वापस करने के काबिल हो जाएंगे। मलिक साहब, हमारे यहाँ आमतौर पर कहा जाता है कि चाहे किसी भी चीज़ के बारे में अगर एक बार वो बढ़ जाए किसी चीज़ की कीमत, तो बहुत ही कम देखा है कि वो कम हो। चाहे यानी आम अशिया को कह लें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक को कह लें, जिस शोबे में भी जाएं उसमें यही होता है। तो क्या हमें इसमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये कम से कम अगर अब तो मैंने कहा ना डबल सेंचुरी को क्रॉस कर रहा है, 150 पे नहीं तो कम से कम 250 पे आ जाए, कुछ पीछे आने की उम्मीद हो सकती है अगर कुछ इक़दाम किए जाएँ? ना उम्मीद कभी नहीं होना चाहिए। और हमारे को ये पाकिस्तान के जब एटमी धमाके की सिर्फ $400 मिलियन के रिजर्व से अब अल्लाह का शुक्र $16,000 मिलियन के रिजर्व है। हम ना डिफॉल्ट करेंगे ना ही रुपया इतना गिरेगा। ये पैनिक फैला के और पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की इकानमी को सलामती को दो पे लगाना चाहते हैं, अवाम को लड़ाना चाहते हैं। तो हमारे इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान की कह लेकर कई लोगों ने पेशगोइयाँ तोड़ने की हैं, सब नाकाम हो चुके हैं। अब अगर आखिरी इनके पास हरबा ये है कि अवाम को लड़ो आपस में, तो इंशाल्लाह ये भी कामयाब नहीं होगा। रुपया दोबारा मजबूत होगा और दोबारा $1 का रेट गिरेगा इंशाल्लाह। ये जो मलिक साहब आपने अभी जिक्र किया कि आपकी मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई और आमतौर पर कहा यह जाता था कि शरीफों के बारे में और जरदारियों के कि एक समझता नहीं है दूसरे सुनता नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? वैसे इमरान खान साहब भी मिलेंगे, उन्होंने आपकी बात सुनी और सुनने के बाद आपको लगा कि कुछ इक़दाम उन्होंने ऐसे किए जिससे प्रोग्रेस हो? नहीं, अभी तो उनको जुम्मा 4 दिन में क्या सुनने थे, क्या उन्होंने करना है। अब 1 महीने में उन्होंने तजवीज़ ले ली है। हम इमरान खान साहब से मिले थे, उस वक्त उन्होंने हमें यही कहा था कि आप फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस सामने अल्लाह के शुक्र उन्हें 18 से लेके ये 21 तक हमने कोई तकरीबन $15 अरब फराम किए थे रिकॉर्ड। और जो उन्होंने कहा डॉलर को भी हमने कई दफ़ा नीचे भी किया, लेकिन ज़ाहिर है इंटर बैंक का अपनी एक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की। तो IMF ने कहा कि डिमांड सप्लाई पे रखें, तो उसमें हमारा तो कंट्रोल नहीं लगा। फ्री मार्केट हमने नैरो रखी है, इंटर बैंक से नीचे रही है। और अभी यही हाल है, हमारे रेट नीचे है इंटर बैंक में। आज भी हमारे पास $17 अरब से 2 अरब बिकते हैं। $15 अरब मैंने इंटर बैंक में सिलेंडर किए हैं 98 के हिसाब से। तो हमारे पास डॉलर जितने भी होते हैं हम तो इंटर बैंक में सिलेंडर कर देते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान का करम है। तो पब्लिक डॉलर ले भी रही है और लेने वाले कम है, देने वाले ज़्यादा है इस वक्त भी। लेकिन एक मलिक साहब एक परसेप्शन ये भी है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी कहा जाता है कि चंद लोग हैं जो उसे कंट्रोल करते हैं, जब चाहते हैं डुबो देते हैं, जब चाहे खड़ा कर देते हैं। करेंसी के बारे में भी कहा जा सकता है, खुदा न करे मैं आपके हवाले से नहीं कहूँगा, लेकिन चंद लोग हैं जो डॉलरों को जमा कर लेते हैं, ज़ख़ीरा कर लेते हैं, ओपन कर देते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। एक बल्कि लफ्ज़ को कहते हैं कोई माफिया कंट्रोल करता है इसको। मुझे तो यकीन नहीं है कि जो आप जैसे लोग जो इसमें काम करते हों वो हों, लेकिन है तो कुछ ज़रा कुछ मलिक साहब। नहीं ऐसा होता तो फिर हमारे पास $17 मिलियन पर डे क्यों आते? लोग बेचने क्यों आते? हम क्यों इंटर बैंक में सिलेंडर करते हैं? हमारे पास अगर बिक्रे होते थे। ये सारे प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के इमेज को खराब करने के लिए। इंटर बैंक में डालने का जरूर बात है। उसमें हमने रिक्वेस्ट की है हुकूमत से भी, स्टेट गवर्नर साहब से भी कि आप इसको ज़रा देखें क्या वजह है। तो उनके यही कह रही है IMF से हमारा ये मायदा है कि हम डिमांड सप्लाई को इंटरवीन नहीं करेंगे और ये वक्ती तौर पे डिमांड है। जो ही LC मेच्योर होगी आप देखेंगे डॉलर का रेट 10-20 रुपये गिर जाएगा। शुक्रिया मस्तान साहब, तो पुरुमीद भी थे, लेकिन ग़ालिबन उनका ये कहना था जो सियासी अदम इस्तेकाम है, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने जो धरने को दे देने को कहा है और अपनी जान को ख़तरा बताया है, ये बड़ा सबब है जिसकी वजह से डॉलर का रेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को तो कहते हैं अभी जुमा कुछ दिन हुए आए हुए, इनके हाथ में सब कुछ नहीं है। और एक बहुत अहम डेवलपमेंट आज हुआ है और एक बार फिर बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से खबरें आ रही हैं कि कुद्दूस बरिंजो साहब शायद जाने वाले हैं। जाम कमाल और यार मोहम्मद जिंद का खड़ा होना, और इससे पहले भी जरदारी साहब ने ये इंदिया दिया था कि बलूचिस्तान में हम तब्दीली लेकर आ रहे हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
GTV में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और अब से कुछ दिन पहले आसिफ अलज़रदारी साहब ने ये कहा था कि तब्दीलियाँ अभी बलूचिस्तान और KP तक बढ़ेंगी। पता नहीं ये जो आज जाम कमाल और सरदार यार मोहम्मद रिंज, जिनमें एक का ताल्लुक बाप का, दूसरे का नाम पहले तहरीक इंसाफ से था, ये और पीपल्स पार्टी सब मिलकर पीपल्स तहरीक अदम अब्दुल कुद्दूस बिलंजो के ख़िलाफ़ ला रहे हैं, या कुछ और अवामिल और मुहर्रिकात भी हैं। देखिए जाम कमाल साहब आज शाम तहरीक अदम जमा कराने से पहले क्या कह रहे थे। फिर हमें ज्वाइन करेंगी बुशरा कमर, हमारी ब्यूरो चीफ कोयटा की, और सादिक हमरानी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। लेकिन पहले ज़रा जाम साहब को सुनिए कितने पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। कि हमें सबसे पहले कदम उठाना है। हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि अपोजिशन की जमातें जो हैं उस पर दस्तखत हमारे साथ हैं। इस सारी दस्तखत जो हमारे 14 आज मौजूद हैं, ये हमारा वो हम ख्याल ग्रुप है जो पहले दिन से एक साथ था। आज हमने वो पहला कदम लिया है और इंशाल्लाह हम इसी उम्मीद पे हैं कि जो वादा हमसे उस प्लेटफॉर्म पे किया गया, इंशाल्लाह उसमें इस तहरीक में वो दोस्त भी आएंगे और फिर मुश्तरका तौर पे जो भी एक फ़ैसला होगा, चाहे उसमें वज़ीर आला का फ़ैसला हो, हुकूमत का हो, उसके तरीक़ेकार का हो, फिर ये सारी जमातें इंशाल्लाह मुश्तरका तौर पे लेंगी और आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगी। जी, यानी बड़े पुरएतमाद तरीके से जाम कमाल इंशाअल्लाह कह रहे थे, और साथ में सरदार यार मोहम्मद रिंज थे। हमारे साथ सादिक हमरानी पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, बड़ी इन्होंने जद्दोजहद की है, कुर्बानी दी है, पहले दिन से साथ हैं। लेकिन आपको इल्म है कि कौन से अवामिल थे जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी इस बार भी उस तरह सीटें नहीं ले सकी। लेकिन ज़रा बुशरा से मालूम करते हैं। बुशरा, कोई शाम को आपने इत्तला दी थी, उस वक्त तक ये तहरीक एतमाद जमा नहीं हुई थी, लेकिन जो आपको क्या नज़र आ रहा है, यानी एक बार फिर बाप के थे ना जाम कमाल, जिन्हें हटाकर बाप ही के कुद्दूस बिलंजो आए थे, अब कुद्दूस बिलंजो ही बाप के हैं और उनको हटाने के लिए भी बाप आ रहे हैं। तो एक तकसीम के क्या, यानी बाप तकसीम हुई है और क्या मुहर्रिक है इसका बुशरा? देखिए मुजाहिद साहब, बाप पार्टी तो तभी तकसीम हो गई थी जब जाम कमाल खान को हटाया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त भी कुछ बाप पार्टी के अरकान जो हैं वो जाम कमाल खान के साथ थे। लेकिन अब जिस तरह से कुद्दूस बिलंजो की जैसे ही हुकूमत आई तो उसके फौरी बाद से एक हफ्ते के अंदर अंदर ही हमने देखना शुरू कर दिया कि लोग जो हैं वो कुद्दूस बिलंजो से नाराज होते चले गए और सरदार यार मोहम्मद रिंज के घर में वक्तन फवक्तन बैठक जो है उनका भी सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। तो इसके बाद जो है अब सूरत हाल ये सामने आई कि गुज़िश्ता रोज जब एक खास मीटिंग सरदार यार मोहम्मद रिंज के घर पे हुई तो वहां पर नशिस्त के दौरान फाइनल फैसला कर लिया गया कि अब तहरीक अदम एतमाद जो है वो आनी चाहिए। तो अब बाप पार्टी के अरकान फिर एक मरतबा फिर से दो हिस्सों में नजर आ रहे हैं। कुछ अब्दुल कुद्दूस बिलंजो का साथ देना चाहते हैं और कुछ जो है वो जाम कमाल खान के साथ नजर आ रहे हैं। जो कुद्दूस बिलंजो का साथ देना चाहते हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनके या तो मुशीर हैं या फिर वजीर हैं और उनके फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसी पोजीशन मिले जो जाम साहब की हुकूमत में उनको नहीं मिली थी, लेकिन अब उनको मनपसंद पोजीशन मिल गई हैं। तो लाजमी बात है कि वो इस वक्त कुद्दूस बिलंजो का ही साथ देंगे। लेकिन जो लोग कुद्दूस बिलंजो से नाराज थे और उनके चंद फैसलों पर उनके साथ नहीं खड़े हुए थे, आज वो जाम के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद की दरखास्त जब आज जमा करवाई गई तो इसमें ना सिर्फ ये कि जाम कमाल खान जो है वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आए, बल्कि यहाँ तक आप आइए तो खैर मैं ये तो आपसे भी मालूम करूंगा कि इसके कामयाबी सादिक हमरानी साहब, ये तो बाप का, बल्कि बाप के बाप का या बाप के बेटों का ख़ानदानी झगड़े हैं। इसमें यार मोहम्मद रिंज साहब वो भी आते जाते रहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी तो एक नज़रियाती पार्टी है। वो इन झगड़ों में बाप के इस पलड़े में या उस पलड़े में हाथ डालकर क्या हासिल कर सकेंगे आप सादिक हमरानी, सिर्फ इसलिए कि कुद्दूस बिलंजो चले जाएं? देखिए बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो एतमाद की तहरीक पेश की गई है, बलूचिस्तान के अंदर हम जब से मौजूदा हुकूमत आई है 5 सवाए करप्शन के और PSTB में जो झीली स्कीमात शामिल करने के अलावा कोई काम नहीं है। इनकी दौड़, उनकी तमाम चीज़ें इसी पे मरकूज कर दी गई हैं। महासवाए करप्शन के, इंतकामी कार्रवाइयों के सूबे के अंदर और कुछ नहीं हो रहा। तरक्याती स्कीमों के नाम पे अरबों रुपए जो MPs को दिए गए हैं
सादिक जान, ये तो कोई नई बात नहीं है ना। कौन से जाम कमाल और सरदार यार मोहम्मद ये जो इस वक्त करप्ट करना, ये सब फरिश्ते हैं, ये सब ईमानदार हैं। उससे पहले जो थे वो सब दुरुस्त थे। करप्शन तो इशू नहीं है, या स्कीमें और पैसे करना नहीं, वो तो कब के नवाब असलम रईसानी के जमाने से चल रहा है। सबसे बड़ा इशू यही है कि कम से कम जाम के दौर में इंतकामी कार्रवाइयां नहीं की। अच्छा, हाँ, ये है, करप्शन पे उसने कंट्रोल किया हुआ था, हाथ रखा हुआ था। मौजूदा दौर सेटअप में ये इनको हर एमपीए चीफ मिनिस्टर खुली आज़ादी दी है। महकमा इरिगेशन को देख लें, महकमा रेवेन्यू को देख लें, पीएचई को देख लें और इदारों को देख लें, मां सवाए तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। और सूबा रुल गया है, यहाँ के लोगों के मसाइल में इजाफा हो रहा है। हम चाहते हैं कि भाई यहाँ के लोगों के मसाइल हल हों। यहाँ पे जो लूट मार मची हुई है, ये जो बेरोजगार अराकीन असेंबली हैं, इनके बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है, लूट मार कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम हम ये चाहते हैं कि ये रुके। चले, मैं बुशरा, ये सादिक इमरानी ये कह रहे हैं, वो तो सॉरी टू से थोड़ा बहुत मैं भी एक बलूचिस्तान का तालिब इल्म रहा हूं सियासत का। ये कोई नई बात तो नहीं है। नवाब असलम रईसानी से लेकर जब तक 20-20 करोड़ रुपए के एक एमपीए को दिए जाते थे, 80-80 करोड़ साल के मिले, उन्होंने क्या काम किया वो तो एक अलग है। लेकिन इस वक्त जो लाई जा रही है कुद्दूस बिजंजो से, तो कौन से असबाब हैं? मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि इस वक्त बलूचिस्तान जो अमन अमान की सूरत हाल है इंतहाई ख़राब है। ख़ास तौर पर ये जो खातून ख़ुदकश हमलावर, इसने पूरा हिला कर रख दिया है। लेकिन फौरी तौर पर कुद्दूस बिजंजो से क्या वही नाराज़गी का सबब है उनके दोस्तों का, जिसका सबब सादिक इमरानी बता रहे हैं? देखिए, कुछ सूरत हाल तो वैसे ही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ लोग चाह रहे थे कि मनपसंद वजारतें मिलें, कुछ लोगों को वजारतें मिलें, उन्हें वजारतें नहीं मिली। तो लाजमी बात है, जब वजारतें मिलती तो फिर कहीं ना कहीं कुछ लेने का मामला भी तय पाता। दूसरी जानिब ये सूरत हाल है कि आज जब जाम कमाल साहब बता रहे थे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि जो वादे किए गए थे हुकूमत को, मेरी हुकूमत को तब्दील करने के हवाले से, तो सब जो वादे किए गए ताहाल वो वादे वफा नहीं किए गए। जबकि अवामी हल्कों में भी यही गम गुस्सा देखने में आया और जो नाराज अरकान है वो भी यही गम गुस्से का इजहार करते रहे कि कुद्दूस बिजंजो जो है उन्होंने चलने वाले तमाम प्रोजेक्ट जो है वो रोक दिए हैं, कुछ तो स्टडी का शिकार हैं। अच्छा चलें बुशरा, क्योंकि वक्त कम है, मैं अच्छा मुझे ये बताइए कि इस वक्त इस जो तहरीक एतमाद जारी है, क्या इसको अख्तर मैंगल ग्रुप की हिमायत हासिल है? क्या इसको मौलवी जमीयत उलमा इस्लाम वालों की हिमायत हासिल है? क्या इसे जो है बाप के अंदर तो है ही, और पीपल्स पार्टी तो खुलकर इसकी सपोर्ट में, और कौन सी पार्टियां, अवामी नेशनल पार्टी का भी एक आध वोट है, तो इस अदम तहरीक एतमाद में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं बुशरा? देखिए, जिस तरह से झुकाव देख रहे हैं हम, बाप पार्टी का और तहरीक इंसाफ का तो है ही, अवामी नेशनल पार्टी के भी एक रुकन इस जानिब आ गए हैं, जबकि बीएनपी मैंगल और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से ताहाल कोई भी खुलकर सामने तो नहीं आया। लेकिन वहां मौजूद जो गपशप चल रही थी उससे यह अंदाजा हो रहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर तरीके से इस तहरीक अदम एतमाद में जाम साहब का साथ देगी, जबकि बीएनपी के हवाले से अभी तक कोई भी ऐसा जो एक बात है वो सामने नहीं आ सकी। तो सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम अगर वो भी साथ आ जाती है तो किसी न किसी तरीके से मनाकर बीएनपी मैंगल के अरकान को भी जो है तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी सूरत हाल बीएनपी की जानिब से नजर नहीं आ रही, क्योंकि आखिरी सवाल से पहले मैं सादिक इमरानी से ये सवाल कर लूँ। सादिक जान, आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त जाम कमाल और यार मोहम्मद रिंद आए, बेसिकली तो ये बाप तरीका, क्या जो जिन पार्टियों का मैंने जिक्र किया, आप माशाल्लाह क्योंकि बलूचिस्तान की सियासत में गहरी नज़र है, बाखबर आदमी हैं, मैंगल ग्रुप, जमीयत उलमा इस्लाम, गालिबन दो बड़ी पार्टियां हैं, उनके बगैर तहरीक एतमाद कामयाब हो सकती है या वो साथ हैं इसमें? देखें कि बिल्कुल बहुत बड़ी जमायतें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम और सरदार अख्तर साहब, अगर इनकी सपोर्ट हासिल हुई तो यकीनन ये तहरीक एतमाद कामयाब होगी। अगर कह रहे हैं आप, अभी तक है नहीं। जाहिर है कि जैसे जाम साहब ने कहा है कि जो इस्लामाबाद में इनकी जो एतमाद की तहरीक वफाक में जो पेश की गई थी, उस सिलसिले में जो मुलाकाती हुए थे बाप पार्टी से, जो मुआहदे हुए थे, मैं समझता हूँ कि ये अदम एतमाद की तहरीक उस का एक हिस्सा है। यानी आपके ख्याल में वो जो इमरान खान के खिलाफ जो 7 जमाती इत्तेहाद हुआ
वहाँ जो तब्दीली आई, आप समझते हैं ये तब्दीली उसी पस मंज़र में, उसी में शामिल है ये? बिल्कुल उसी में शामिल है। अच्छा, चले आखिर में चले पहले बुशरा ने पूछा, तो अगला वज़ीर आला जाम कमाल होंगे या यार मोहम्मद रिन होंगे या कौन होगा तीसरा? बुशरा देखिए, अभी आज जब मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी, जाम कमाल खान साहब जब सामने थे तो उस वक्त गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने सिर्फ एक मुस्कुराहट जो है वो पेश कर दी। तो ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन सूरत-ए-हाल ये नजर आ रही कि हो सकता है कि इस दफा वज़ीर आला का जो वोट है वो, या वज़ीर आला जो है हम सरदार यार मोहम्मद रिन की सूरत में भी देख सकते हैं, क्योंकि जाम साहब से पहले कुछ लोग नाराज थे एक मरतबा वो फिर से आ जाते हैं। तो फिर तो यही बात हो गई कि पहले जिस शख्स को निकाला और फिर बाद में अपनी गलती का एहसास होते ही उसको वापस लेकर आ गए। लेकिन सादिक इमरानी से मालूम आखिर में ये कर लेते जी सादिक जान, तो जाम कमाल को तो निकाला गया, उन्हें तो दोबारा नहीं जा सकता। यार मोहम्मद रिन पर मुझे लगता है शायद ज़रा लोग मुख्तलिफ हों, तो क्या कोई तीसरा वो जैसे डार्क हॉर्स कहते हैं, यानी नाम अभी तक उसका नाम सामने नहीं आया, वो आएगा या किस? जी सादिक जान। जाहिर है कि ये इराक़ी असम्बली पे मुनसर है कि वो अदम इत्मीनान की तहरीक में जाम साहब को लाते हैं या किसी और ग्रुप को लाते हैं, लेकिन लगता ये है कि यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर कोई तब्दीली आने वाली है। तब्दीली आने वाली है, नाम अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ है, आप ये कह रहे हैं? हो गया होगा। इस बात पे ये मुत्फिक हो गए कि मौजूदा रियासती हुक्मरानों से निजात चाहते हैं, सब निजात चाहते हैं। अच्छा, निजात चाहते हैं। निजात दहिंदा क्या बुशरा का नाम नहीं आया अभी तक, या आपके ख्याल में कोई नाम आने वाला है, आ जाएगा चंद जल्दी? बस आखिरी आ जाएंगे, नाम भी आ जाएंगे यकीनन। जब इन्होंने तहरीक एतमाद पेश की है तो उन्होंने नाम भी तय किए होंगे। ठीक है, जस्ट आखिरी लाइन, क्यों बुशरा? जैसे सादिक इमरानी कह रहे हैं निजात दहिंदा, यानी जो क्या कहूँगा उनको, लेकिन ज़्यादा इम्कानात किसके, प्रायोरिटी किसकी बनेगी कि वो नाम जो हम ले रहे हैं उसके अलावा भी कोई सकता है, यानी जाम कमाल या यार मोहम्मद रिन या के अलावा? ऐसे कोई भी इन दोनों नामों के अलावा कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन नजर नहीं आ रही। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन जिस वक्त नजर आ रही है वो सरदार यार मोहम्मद रिन साहब की जो है वो सामने नजर आ रही है, जिसके बाद अगर दूसरा नाम देखा जाए तो जाम कमाल खान साहब हैं। तीसरा कोई ऐसा उम्मीदवार स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सामने नहीं नजर आ रहा कि चले। हमारी शुक्रिया बुशरा कमर, शुक्रिया सादिक इमरानी के बलूचिस्तान मरकज़ में, बल्कि वफाक में पंजाब का तो खैर मामला अभी रुक गया है, बल्कि जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला तो अभी बहुत असरात डालेगा तमाम सूबों में, लेकिन बलूचिस्तान में जो एक तब्दीली की दोबारा लहर आ रही है, अगला वज़ीर आला कौन होगा देखिए, वो भी नाम जल्द आ जाएगा। कि बहरहाल तहरीक अदम इत्मीनान आज 14 वोटों से जमा करा दी गई है। और चलेंगे ज़रा था फिर मुनव्वर अरकान की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस्लामाबाद को तो हिलाया हुआ है, लेकिन ख़ास तौर पर पंजाब में कहते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत का अब शायद उस तरह जवाज़ तलाश करना या जस्टिफाई करना मुश्किल हो हुकूमत को, यानी इत्तेहादियों को भी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुश आमदीद कहता है। और सुप्रीम कोर्ट ने मुनव्वर अरकान को जो गिनने से, यानी उनका वोट काउंट करने से के बारे में जो फैसला दिया है, कहा जाता है कि उसमें ज़रा सा इबहाम पाया जाता है, क्योंकि उन्हें ना तो नाअहल करार दिया गया है और ना ही स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर ज़िक्र किया गया है पंजाब का या वफाक का, जहाँ बड़ी तादाद में लोग मुनहरिफ हुए। अभी तक हमजा शहबाज की हुकूमत कायम है और कहा यह जाता है कि अगर इस पर वाकई अमल दरामद हो, इस फैसले पर या ऑब्जर्वेशन पर, तो हमजा शहबाज का मुस्तकबिल वज़ीर आला की हैसियत से सवालिया निशान बन गया है। हमारे साथ जस्टिस रशीद रिजवी साहब हैं। जस्टिस साहब, आप क्या कहेंगे? मैं देख रहा था कि इस बारे में चलें हुकूमती इत्तेहाद तो कहेगा, एक लिहाज से खामोशी भी है नून लीग पंजाब में, लेकिन आपके माहिर कानून भी तकसीम है, वो कहते हैं ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, फैसला नहीं है।
आइन का हिस्सा नहीं है जस्टिस? देखें, एक मेजॉरिटी की ऑब्जर्वेशन तो है और हाई कोर्ट्स तो इसको फॉलो करेंगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 63A कंप्लीट है और वो 4 सूरत हाल बताता है जिसमें बाइंडिंग होगी पार्टी के इंस्ट्रक्शंस। इन्होंने पूरी वाइड कर दी कि हर इंस्ट्रक्शंस को उसे मानना है पार्टी के, वरना वो आर्टिकल 17 क्लॉज 2 का वॉल्यूशन होगा। 4 सूरत हाल हैं जहाँ पे इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, जहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, या जहाँ पे बजट का सेशन है। ये 4-5 मिसालें दी हैं 63A में कि इनमें डायरेक्शन पे पाबंद है एक MNA सेनेटर इस पार्टी के डिसिप्लिन की। लेकिन अगर किसी सूरत में पार्टी बाइकआउट करती है तो उस सूरत में क्या है, बाइकआउट की क्या उस पर बाइंडिंग है या नहीं है, बाइकआउट की प्रोसीडिंग्स उस पर बाइंडिंग है या नहीं है। इन केसेस में जो मौजूदा सूरत हाल नेशनल असेंबली में हुई या पंजाब असेंबली में हुई है, उसमें तो बाइकआउट हुआ है, क्या वो भी एक पार्टी का मैंडेट तस्वुर किया जाएगा? 63A कहीं नहीं कहता कि वो पार्टी का मैंडेट होगा। लेकिन जस्टिस साहब लेकिन ये तो है ना कि क्योंकि वफादारियाँ तब्दील की जा रही थी माजी में, और ये 63A की ज़रूरत इसीलिए पेश आई, और वो तो नवाज शरीफ ने 14वीं तरमीम की, उसमें ये कहा कि पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात करें। फिर पार्टी के साथ भी आपको पता है क्या हुआ था, फिर 18वीं तरमीम में भी इसका जिक्र है। नहीं, आर्टिकल 18वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 63A में तो उन्होंने बिल्कुल वाज़े से मिसालें दे दी हैं कि ये बाइंडिंग होगी। अगर वो किसी बात पे पार्टी से अपनी ज़ाती राय रखता है, इख्तिलाफ करता है, तो उस पर फिर 63A का लागू नहीं होगा। वो आज़ादी राय भी तो है, आज़ादी फ्रीडम ऑफ थॉट भी कहाँ ले जाएंगे फ्रीडम ऑफ थॉट को? आर्टिकल 17 तो उन्होंने कह दिया है कि ज़रूरी है पार्टी पॉलिटिक्स में, लेकिन एक मेंबर है, दुनिया भर की पार्लियामेंट में ये होता रहा है कि पार्टियां भी विद इन पार्टी अपने किसी फैसले पे एतराज़ करती हैं। वियतनाम वार के दौरान पार्लियामेंट इतनी डिवाइडेड थी, US में सेनेट इतनी डिवाइडेड थी, कोई पार्टी का ग्रुप उस साइड पे था, कोई ग्रुप उस साइड पे था, कोई प्रो वार था, कोई प्रो पीस था। तो इसमें तो आप जो है वो मैं समझता हूँ कि आज़ादी राय, आज़ादी इजहार के ख़िलाफ़ है ये, कि अगर आप हर चीज़ पे उस पर पाबंदी लगा दें कि वो नहीं मानेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो फिर तो ये पार्टी के प्रेसिडेंट की मोनोपोली हो गई, डिक्टेटरशिप हो गई फिर तो। लेकिन आप नहीं समझते कि जो आज़ादी इजहार की जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जनाब वो या एक रुकन से छीन लिया जाए, लेकिन अखलाकी जवाज़ क्या इनका बनेगा जो इन्होंने अपनी वफादारियाँ तब्दील की हैं? इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? यानी अगर पार्टी लीडर अगर डिक्टेटर है तो इनहराफ का ये तरीका कोई है? आप रिज़ाइन करें फिर आ जाएं। ये मिसाल मुजाहिद साहब, ये मिसाल उन आज़ाद उम्मीदवारों पे कहाँ से अप्लाई करेगी जो इंडिपेंडेंट लड़के पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं किसी, उस पर तो नहीं अप्लाई करेगा ना ये। लेकिन आप 63A को अगर इतना नैरो डाउन करेंगे तो वो तो फिर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी हो जाएगा फिर ये। तो फिर तो इससे जस्टिस साहब फिर मैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, ये जो मुनहरिफ है या बगावत करते हैं अरकान अपनी पार्टी से उसके टिकट के बावजूद, इसको फ़रोग़ मिलेगा, यानी सॉरी टू से बाज़ारी ज़बान में लोटक्रेसी को फ़रोग़ मिलेगा ना। 63A तो कहता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन क्या 63 की पनिशमेंट उस पर लागू होगी या नहीं होगी, ये सवाल अभी नहीं, जवाब इसका नहीं दिया उन्होंने। शुक्रिया जस्टिस रशीद रिजवी साहब। जैसे मैंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कल आई है मुनफ़िर अरकान के बारे में कि वो अब रुकन की हैसियत से उनके वोट काउंट नहीं होंगे, लेकिन इबहाम इस बात पर रहता है कि
इसके बारे में इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करता है। वो आज फैसला करने वाला था, गालिबन वो फैसला शायद कल पे चला जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इन मुनहरिफ अराकीन का, ख़ासतौर पर पंजाब का, जो इस वक्त हमजा शहबाज की हुकूमत को कायम रखे हुए हैं, और उनका बारे में फ़ैसला यकीनन पंजाब की सियासत को तब्दील कर देगा। नए इलेक्शन होंगे वज़ीर आला के, या पार्लियामेंट तहरीर होगी, बहुत सारे सवालात के जवाब आएंगे। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।